हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं विज्ञान शिक्षण की प्रायोजना विधि के विषय में। प्रायोजना विधि जो है इसको योजना विधि के नाम से जाना जाता है, परियोजना विधि के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसे प्रोजेक्ट मेथड भी कहा जाता है। प्रायोजना विधि जो है वो शिक्षा दर्शन की विचारधारा प्रयोजनवाद पर आधारित है। यह विज्ञान शिक्षण की एक अत्यधिक आधुनिक महत्वपूर्ण विधि है। प्रायोजना विधि जो है इसके प्रवर्तक है विलियम किलपैट्रिक। विलियम किलपैट्रिक जो कि एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी के शिष्य थे और उनके प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद से बेहद प्रभावित थे। विलियम किलपैट्रिक का मानना था कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह सामाजिक जीवन से पूर्णतः अलग है, यानी कि सामाजिक जीवन से शिक्षा प्रणाली का कोई भी संबंध नहीं है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली यानी कि विद्यालय में दी जाने वाली जो शिक्षा है वो पूरी तरह सूचनाओं पर आधारित है, उसका छात्रों के जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। इसके लिए उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि शिक्षा और जीवन दोनों एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, उनमें संबंध स्थापित होना चाहिए और इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उन्होंने इस विधि को जन्म दिया जिसे प्रायोजना विधि के नाम से जाना जाता है। प्रायोजना विधि जो है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि प्रायोजना विधि यह हृदय की गहराई से निकली हुई एक ऐसी सउद्देश्य क्रिया प्रधान विधि है जो एक स्वस्थ सामाजिक वातावरण का निर्माण करती है। इसमें बालक अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से विचारने और सोचने का अवसर प्राप्त होता है। विश्व के शैक्षिक पटल पर जब से प्रयोगवादी दर्शन ने अपनी जड़ें जमाई हैं, तब से यह अनुभव किया जाने लगा है कि विज्ञान को शिक्षा का एक आवश्यक अंग माना जाए और इसके लिए विज्ञान शिक्षण की ऐसी विधि का विकास किया जाए जो पारस्परिक सहयोग भाव से निश्चित कार्य के साथ निश्चित लक्ष्य के साथ समस्याओं के समाधान का एक मार्ग प्रशस्त कर सके, एक मार्ग निर्मित कर सके। प्रायोजना विधि विज्ञान की इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। और अब आज के इस टॉपिक में अपन बात करेंगे प्रायोजना विधि से संबंधित सिद्धांत, प्रायोजना विधि के कौन कौन से सोपान हैं उनके बारे में, प्रायोजना विधि के विशेषताओं के बारे में, प्रायोजना विधि के कमियों के बारे में, प्रायोजना विधि के उदाहरण और उसकी कमियों को दूर करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रायोजना विधि से संबंधित सिद्धांत। सबसे पहला जो सिद्धांत है जो प्रायोजना विधि से संबंधित है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। प्रायोजना विधि जो है वो अपने आप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत समाहित किए हुए है। इसका मतलब ये है कि ये विधि प्रायोजना विधि जो है वो छात्रों को वैज्ञानिक तरीके से सीखने का अवसर प्रदान करती है। इसके द्वारा छात्र स्वयं में तर्क करने की, निर्णय करने की, अवलोकन करने की शक्तियों का विकास कर सकते हैं और उनमें जो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, उनमें धैर्यता का गुण विकसित होता है और वो किसी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करना भी सीखते हैं। इसलिए ये जो विधि है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण छात्रों में उत्पन्न करती है। दूसरा जो सिद्धांत है वो उसकी अपन बात करते हैं तो यह है करके सीखने का सिद्धांत। प्रायोजना विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। क्यों आधारित है? क्योंकि इसमें छात्र को स्वयं करने का अवसर मिलता है। प्रायोजना विधि के माध्यम से छात्र किसी भी योजना को बनाता है और उस योजना को बनाने के लिए यानी कि उस योजना को पूरा करने के लिए स्वयं प्रयास करता है, स्वयं करता है और कहा भी गया है, कहा हुआ बहुत कम समय के लिए याद रहता है, देखा हुआ कुछ ज़्यादा टाइम के लिए याद रह जाता है, लेकिन अपन कोई भी काम कर रहे हैं, करके सीख रहे हैं तो वो हमें लाइफ टाइम याद रहता है, वो हम कभी नहीं भूलते हैं। तो प्रायोजना विधि इसी सिद्धांत पर भी आधारित है। अगला जो सिद्धांत है इससे संबंधित वो है स्वतंत्रता का सिद्धांत। प्रायोजना विधि में बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाती है कि वो किसी काम को अपने पूरे मनोयोग से अपने अनुसार कर सकते हैं। उनको निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता होती है। छात्रों पर किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, ना ही शिक्षक का, ना ही किसी और का। पूरी तरह से वो स्वतंत्र होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। हाँ, शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में उनके साथ हमेशा बना रहता है जो उनको सही मार्ग दिखाता है, सही मार्ग प्रशस्त करता है। अगले जो सिद्धांत की बात करें अपन जो प्रायोजना विधि से संबंधित है वो है सामाजिक सहयोग की भावना का विकास। इस प्रायोजना विधि के माध्यम से छात्रों में सहयोग की भावना का विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोई योजना जब बनाई जाती है उस योजना को पूरा करने में बहुत सारे व्यक्तियों की, बहुत सारे छात्रों की आवश्यकता होती है। किसी भी योजना को एक छात्र अकेला पूरा नहीं कर सकता, उसे आपस में छात्रों का सहयोग लेना ही पड़ता है। इसलिए छात्रों में आपसी सहयोग की भावना भी विकसित होती है। सामाजिकता की भावना का विकास इस विधि के द्वारा छात्रों में होता है। इसलिए इस विधि का सिद्धांत एक ये भी है कि सामाजिक सहयोग का सिद्धांत।
इसके बाद एक जो सिद्धांत है वो है सक्रियता का सिद्धांत। प्रायोजना विधि में छात्र पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं। शिक्षक और छात्र इसमें दोनों मिलकर साथ काम करते हैं। शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में छात्रों के साथ रहता है, लेकिन पूरी तरह से जो एक्टिव हैं वो छात्र रहते हैं। छात्रों को ही पूरा कार्य देखना करना होता है, शिक्षक जो है वो उन पर सिर्फ नज़र रखता है। तो छात्र पूरी तरह से इस कार्य में पूरे करने में सक्रिय रहते हैं। इसलिए जो प्रायोजना विधि का जो सिद्धांत है वो अपने आप में सक्रियता का सिद्धांत भी समाहित हुए होता है। तो अपन वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रायोजना विधि के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत है, इसके अंतर्गत स्वतंत्रता का सिद्धांत है, करके सीखने का सिद्धांत है, और सक्रियता का सिद्धांत है, सामाजिक सहयोग की भावना का सिद्धांत भी इसके अंतर्गत है। अब अपन बात करते हैं कि योजना के प्रकार, यानी कि प्रायोजना विधि जो है उसके कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, कौन कौन से प्रकार की योजना अपन बना सकते हैं। तो किलपैट्रिक जो इसके प्रायोजना विधि के जन्मदाता हैं, उन्होंने 4 प्रकार योजना के बताए हैं। 4 प्रकार में एक प्रकार उन्होंने बताया है उत्पादक योजना, दूसरा है उपभोक्ता योजना, तीसरा है समस्या योजना, और चौथा है शारीरिक दक्षता योजना। उत्पादक योजना यानी कि कोई भी योजना अपन किसी प्रोडक्शन से संबंधित कोई योजना अपन बना रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगी, उत्पादक से संबंधित होगी वह योजना। उपभोक्ता योजना, इसमें जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ से प्राप्त जो निष्कर्ष हैं उनका उपभोग कौन कर रहा है, उनको उपभोग करने वाला जो होता है उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तीसरा जो टाइप किलपैट्रिक ने बताया है समस्या योजना, यानी कि किसी भी समस्या का समाधान निकालना है, समस्या समाधान पर आधारित जो उद्देश्य है वो इस योजना से संबंधित होता है। चौथा है शारीरिक दक्षता योजना, इसमें शारीरिक कौशलों के अधिगम को प्रधानता दी जाती है। तो योजना के टाइप्स की अपन एक बार फिर बात कर लेते हैं। तो किलपैट्रिक ने योजना के 4 प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार कौन कौन से, उत्पादक, उपभोक्ता, समस्या समाधान और शारीरिक दक्षता योजना। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अपन प्रायोजना विधि के सोपानों की या प्रायोजना विधि के चरणों की बात करते हैं। तो प्रायोजना विधि के जो सोपान है वो किलपैट्रिक ने 6 बताए हैं। सबसे पहला जो चरण है वो है उद्देश्य निर्धारित करना। तो किसी भी कार्य को अपन कर रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि अपन उससे संबंधित उद्देश्य निर्धारित करें, यानी कि शिक्षक और छात्र इस चरण के अंतर्गत किसी उद्देश्य को निर्धारित करते हैं, विषय वस्तु का चुनाव करते हैं कि किस विषय वस्तु को लेकर, किस उद्देश्य को लेकर उनको योजना बनानी है, किस उद्देश्य की उनको पूर्ति करनी है जिससे संबंधित तो वो योजना बना रहे हैं। और उस योजना को पूरा करने में, उस उद्देश्य को पूरा करने में जो छोटे छोटे जो उद्देश्य उन्होंने बनाए हैं, यानी कि छोटे छोटे उद्देश्य किसी बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो बनाए जाते हैं उन्हें प्राप्य उद्देश्य कहा जाता है। उन प्राप्य उद्देश्यों को निर्धारण करते हैं, उससे संबंधित उद्देश्य निर्धारित करते हैं। तो उद्देश्यों का निर्धारित इस प्रथम चरण के अंतर्गत शिक्षक और छात्र मिलकर करते हैं। प्रायोजना विधि के दूसरे सोपान की अगर अपन बात करते हैं तो दूसरा जो सोपान है इसका वो है योजना की रूपरेखा तैयार करना। द्वितीय चरण में शिक्षक और छात्र उद्देश्य आधारित योजना जो है, यानी कि जो पहले स्टेप में जो उन्होंने उद्देश्य बनाया था किसी भी योजना से संबंधित, किसी भी विषय वस्तु से संबंधित, उस योजना से संबंधित रूपरेखा का निर्माण करते हैं। शिक्षक और छात्र उस रूपरेखा का निर्माण करने के लिए आपस में विचार विमर्श करते हैं, और विचार विमर्श रूपरेखा का निर्माण करते समय किन किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों की उसको सावधानी रखनी है, इन चीज़ों का भी वो ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहली बात जो वो ध्यान रखते हैं वो है योजना का आकार। इसमें वो ये ध्यान रखते हैं कि योजना का आकार उनको किस प्रकार का रखना है, कि कोई योजना वो लेकर चल रहे हैं वो उसका आकार कैसा है, कोई बड़ी योजना बना रहे हैं या फिर कोई छोटी योजना है, तो सबसे पहले आकार निर्धारित करते हैं। इसके साथ ही ये निर्धारित करते हैं, वो ये ध्यान रखते हैं कि उस योजना को पूरा करने के लिए उन्हें कौन कौन से भौतिक और मानवीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि कितने व्यक्तियों की उस योजना को पूरा करने में उन्हें आवश्यकता पड़ेगी और कौन कौन से उपकरण उस योजना को पूरा करने में उन्हें चाहिए होंगे। इन सारी चीज़ों को वो ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा वो ये ध्यान रखते हैं कि जिन संसाधनों की जरूरत उन्हें उस योजना को पूरा करने में पड़ रही है, उन संसाधनों को वो कहाँ से जुटाएंगे और कहाँ से उन्हें वो संसाधन प्राप्त हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं। इसके अलावा वो ये भी निर्धारित करते हैं, इस चीज़ की भी रूपरेखा तैयार करते हैं कि योजना का नेतृत्व कौन करेगा, कि क्रियाविधि जो योजना से संबंधित जो कार्यविधि है उसको कौन संभालेगा, उसकी लीडरशिप कौन करेगा। इसके अलावा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि योजना जो किसी भी विषय से संबंधित बना रहे हैं उसकी उपलब्धि क्या होगी, उस योजना के फलस्वरूप उनको क्या मिलने वाला है। तो इन सारी चीज़ों की
को ध्यान में रखते हुए शिक्षक और छात्र मिलकर योजना की रूपरेखा का निर्माण करते हैं। तो ये हुई सेकंड स्टेप की बात। अब अपन बात करते हैं थर्ड स्टेप की। प्रायोजना विधि का जो थर्ड स्टेप है वो है परिस्थितियाँ उत्पन्न करना। परिस्थितियाँ उत्पन्न करना, ये जो तीसरा चरण है, इस चरण में जो उपरोक्त जो दोनों चरण थे, कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित करना और योजना की रूपरेखा तैयार करना, ये जो दोनों स्टेप जो हैं, इन दोनों उद्देश्यों की दोनों जो स्टेप हैं, उन दोनों स्टेप की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक, वैज्ञानिक, सहयोगात्मक एवं रचनात्मक परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। इसके लिए विद्यार्थियों की यानी कि छात्रों की रुचियों के अनुसार, क्षमताओं के अनुसार, उनकी योग्यताओं के अनुसार उनके सामने कार्य की चुनौती प्रस्तुत की जाती है कि कौन व्यक्ति किस काम को अच्छी ढंग से कर सकता है, किस कार्य में को करने में किस बच्चे का इंटरेस्ट है, किस कार्य को कौन बच्चा ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां छात्रों के सामने प्रस्तुत की जाती हैं, जिससे कि छात्र स्वयं ये सोचते हैं कि हम ये काम अच्छे से कर सकते हैं, इस योजना को करने में हम ये भागीदारी निभा सकते हैं, ये हम अपना उत्तरदायित्व निभा सकते हैं, ये हम कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियां जो है वो उत्पन्न की जाती हैं, जिसमें छात्र स्वयं अपने कार्य का चुनाव कर लेते हैं कि हम इस कार्य को पूरा करने में अपना ये सहयोग देंगे, हमें ये काम इससे संबंधित करना है। तो इस चरण को बोला जाता है परिस्थितियां उत्पन्न करना। और इस कार्य में यानी कि परिस्थितियां उत्पन्न करना, छात्रों को जो कार्य बताए जाते हैं, छात्रों को कार्य के रूप में जो चुनौती प्रस्तुत की जाती है, उसमें शिक्षक जो है कदम कदम पर छात्रों का साथ देता है और छात्रों में सामाजिकता की भावना भी जागृत करता है, जिससे कि छात्रों में आपसी सहयोग की भावना विकसित हो सके और यथासंभव जहां तक हो सके परिस्थितियों को वास्तविक रखने का पूरी तरह से प्रयास किया जाता है। वास्तविक या स्वाभाविक रखने का इसमें पूरी तरह से प्रयास किया जाता है। इसके लिए एक प्रोफेसर स्टीफेंसन है, उन्होंने ये कहा है कि योजना जो है वो एक समस्या प्रधान कार्य है और योजना जो है वो एक समस्या प्रधान कार्य है जो कि स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है। तो इन प्रायोजना विधि के अंतर्गत यथार्थ यानी कि जो वास्तविक है, वास्तविकता है, उसी पर फोकस किया जाता है। यानी कि जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल कैसी रखी जाती हैं, बिल्कुल या वास्तविक रखी जाती हैं, बिल्कुल ओरिजिनल रखी जाती हैं, रियलिटी वाली रखी जाती है, जिससे कि छात्र उनको अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, तो अगला जो स्टेप है, थर्ड स्टेप तक अपन पहुंच चुके थे, परिस्थितियां उत्पन्न करना थर्ड स्टेप था प्रायोजना विधि का। अब इन चौथे स्टेप की जब बात करें तो चौथा स्टेप है योजना का क्रियान्वयन। यानी कि जो अब तक अपन ने जो 3 स्टेप जो देखे थे, उद्देश्यों का निर्धारण करना, योजना से संबंधित रूपरेखा निर्मित करना और परिस्थितियां उत्पन्न करना, तो ये जो सारे स्टेप थे ये एक फॉर्मेलिटी टाइप थे। जो वास्तविक कार्य जो है यानी कि योजना से संबंधित जो कार्य आरंभ होना है वो कौन से स्टेप में होना है, चौथे स्टेप में। यानी कि योजना जो अपन ने बनाई है, योजना से संबंधित जो अपन ने उद्देश्य निर्धारित किए थे, उन उद्देश्यों को कैसे क्रियान्वित करना है और परिस्थितियां उत्पन्न करने के बाद जो छात्रों को जो भी कार्य सुटेबल लगा, जो भी कार्य उन्होंने स्वयं के लिए स्वीकार किया, उनको पूरा करने की वो कोशिश करते हैं, अपने उत्तरदायित्व को वो इसके अंतर्गत निभाने की कोशिश करते हैं। यानी कि योजना का क्रियान्वयन, योजना के इसमें पूरी तरह से क्रियान्विति की जाती है। जो योजना विचारों में थी, जो योजना दिमाग में थी उस टाइम, उसको क्रियान्वित कैसे करना है, उससे संबंधित सभी छात्र अपने अपने कार्य को सफल बनाने में पूरी तरह से लग जाते हैं। यदि किसी छात्र को कहीं से आंकड़े इकट्ठे करने हैं तो वो आंकड़े इकट्ठे करने की कोशिश करता है। किसी छात्र को कोई लिखने का कार्य दिया गया है तो वो लिखने का कार्य उसके अंतर्गत करता है। किसी छात्र को संसाधन इकट्ठा करने का कार्य दिया गया है तो वो संसाधन इकट्ठे करता है। तो जिस बच्चे को जो कार्य सौंपा गया या उसने स्वयं जो कार्य अपनी इच्छा से लिया, उन सभी कार्य को करने की वो पूरी अपनी जिम्मेदारी से, पूरी अपने उत्तरदायित्व की भावना निभाते हुए पूरा करने की कोशिश करते हैं। योजना को सफल बनाने की पूरी तरह से कोशिश वो इसके अंतर्गत करते हैं। तो फोर्थ जो स्टेप है वो क्या है, महत्वपूर्ण स्टेप है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि योजना की क्रियान्वित की जाती है। ये जो योजना कागजों में थी, जो योजना उनके दिमाग में थी, उसको क्रियान्वित कैसे करना है वो इस पर फोकस किया जाता है और इस काम को वो छात्र करने में सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि एक्टिव हो जाते हैं इस स्टेप में आके कि हमको ये काम सौंपा गया था, हम इस काम को इस तरह से अच्छी तरह हमको एक काम करना है और अपनी योजना को सफल बनाना है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप कौन सा है, योजना का क्रियान्वयन, योजना की क्रियान्विति। अब अपन अगले स्टेप की बात करते हैं। प्रायोजना विधि का 5वां स्टेप है वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब ये है कि जो भी कार्य छात्रों ने किया
यानी कि शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों ने जो भी कार्य किया, योजना में भाग लेने वाले जो भी प्रतिभागी या छात्र हैं, उनको प्रतिभागी भी बोल सकते हैं अपन। तो प्रतिभागियों से प्राप्त जो रिपोर्ट है यानी प्रतिवेदन जो है, उनके आधार पर शिक्षक क्या करता है, मूल्यांकन करता है। उन रिपोर्ट के आधार पर छात्र जो सभी स्टूडेंट ने अलग अलग प्रस्तुत की है, यानी किसी छात्र ने कोई काम किया, किसी छात्र ने कोई काम किया, सबको अलग अलग काम सौंपा गया था, उन सबकी रिपोर्ट छात्र जो है वो अपने टीचर के सामने प्रस्तुत करते हैं और टीचर उन सभी छात्रों की रिपोर्ट को देखते हुए मूल्यांकन करता है और एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ये वो देखता है कि जो योजना जिस कार्य हेतु बनाई गई थी वो पूरी तरह से सफल हुई है या नहीं। अगर वो योजना पूरी तरह से सफल हो गई है, मूल्यांकन के फलस्वरूप यदि ये पता चलता है कि जो योजना जिस उद्देश्य को लेकर बनाई गई थी वह पूरी तरह से सफल हो गई है, तो शिक्षक और छात्र दोनों को क्या मिलता है, उससे पुनर्बलन मिलता है, उनको संतोष प्राप्त होती है और उस कार्य को और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। और अगर उनको सफलता नहीं मिलती है, यानी कि जैसा भी फीडबैक वो योजना के थ्रू उनको अगर मिलता है, यदि कम सफलता मिलती है या फिर ज़्यादा सफलता मिलती है, उस फीडबैक के आधार पर वो आगे उस चीज़ को सुधारने की अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं। तो फीडबैक के द्वारा वो अपने कार्यों में अपेक्षित परिवर्तन करने की कोशिश इसके माध्यम से करते हैं। लास्ट और 6 स्टेप है प्रायोजना विधि का, वो है 6वां स्टेप है कार्य का लेखा जोखा रखना। इसके अंतर्गत पूरी योजना का ब्यौरा रखा जाता है। ब्यौरा रखने से मतलब कौन सी योजना अपन ने बनाई, यानी कि उद्देश्यों के निर्धारण से लेकर के योजना के समाप्ति तक पूरा जो कार्य है, पूरा जो क्रियाकलाप है, उस सब का ब्यौरा इसके अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि उस योजना को सफल बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए, किस कार्य को करने में उन्हें कौन कौन से संसाधन की आवश्यकता पड़ी, उन संसाधन को इकट्ठा करने में उन्हें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन सारी चीज़ों का लेखा जोखा इसके अंतर्गत रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि लेखा जोखा रखने से ये होता है कि अगर भविष्य में उस कार्य को, उस योजना से संबंधित कोई दूसरा कार्य अगर कोई स्टार्ट करेगा, तो जो पहले जो समस्याएं आई थी, जो पहले जो कुछ हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए फिर आगे की जो प्लानिंग है वो तैयार की जा सके। तो जो 6वां जो स्टेप है वो है कार्य का लेखा जोखा रखना। तो इस आधार पर पूरी योजना का शुरू से लेकर एंड तक ब्यौरा रखा जाता है। तो ये हो गए प्रायोजना विधि के स्टेप। 6 स्टेप किलपैट्रिक ने बताए हैं। कौन कौन से? पहला स्टेप था उद्देश्यों को निर्धारण करना, सेकंड स्टेप था योजना की रूपरेखा तैयार करना, थर्ड स्टेप था परिस्थितियां उत्पन्न करना, चौथा स्टेप था योजना की क्रियान्विति करना, फिफ्थ स्टेप था मूल्यांकन और 6th स्टेप है कार्य का लेखा जोखा रखना। इसके बाद अपन बात करते हैं किलपैट्रिक की प्रायोजना विधि जो है उसके गुण, यानी कि उसके विशेषताएं। प्रायोजना विधि के गुण और विशेषताएं क्या हैं? प्रायोजना विधि अधिगम की एक स्वाभाविक विधि है और अत्यंत उपयोगी वैज्ञानिक विधि है। इसके द्वारा छात्रों को ऐसी विभिन्न बातें सीखने को मिलती हैं जिनसे वो पहले से परिचित नहीं होती। यानी कि जब वो बच्चे कोई काम को करते हैं, किसी काम को स्वयं करते हैं, तो उन्हें नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं और वो जो अनुभव उन्हें प्राप्त होते हैं वो उनसे पहले से परिचित नहीं होती, यानी कि नई नई चीज़ें उन्हें सीखने को इसके अंतर्गत मिलती हैं। तो ये जो प्रायोजना विधि है वो अपने आप में बहुत सारे विशेषताओं को लिए हुए हैं। तो कौन कौन से इसकी विशेषताएं हैं, कौन कौन से इसके गुण हैं, इसके बारे में अपन अब चर्चा करेंगे। तो प्रायोजना विधि का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि प्रायोजना विधि एक रोचक विधि है। रोचक विधि कैसे है? क्योंकि इसमें छात्रों को रचनात्मक कार्य करने का पूरी तरह से मौका मिलता है। छात्र जो है इसमें पूरी तरह से नए नए कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, नए नए कार्य करने को उनको मिलते हैं और अपनी जो रुचियां हैं, उनमें जो योग्यताएं हैं, उनको अभिव्यक्त करने का उनको अच्छा मौका मिलता है। क्योंकि जो कार्य उनको सौंपा जाता है वो उनकी रुचि के अकॉर्डिंग ही होता है, उनकी क्षमता के अनुसार ही होता है। तो इस तरह से ये विधि कैसी है? रोचक है, लाभदायक है और क्रिया प्रदान है। क्रिया प्रदान कैसे है? क्योंकि इसमें छात्र स्वयं करके सीख रहा है, स्वयं कोई कार्य कर रहा है, इसलिए कैसी है ये विधि? क्रिया प्रदान है। और मनोवैज्ञानिक भी है। मनोवैज्ञानिक कैसे है? क्योंकि इसमें छात्र की
सभी चीज़ों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। छात्र की एज क्या है, कौन से मानसिक स्तर पर छात्र है, छात्र की जो इच्छा है वो क्या है, छात्र की रुचियाँ किस चीज़ में है, छात्र की योग्यता किस चीज़ में है, छात्र की क्षमता कितनी है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही उसे कोई कार्य सौंपा जाता है। तो प्रायोजना विधि पूरी तरह से क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि का एक गुण ये है कि छात्रों की आंतरिक शक्तियाँ, यानी कि छात्रों की आंतरिक शक्तियाँ कैसे, जैसे उनकी रुचि यानी कि उनका इंटरेस्ट जो है वो किन चीज़ों में है, उनकी योग्यता किस चीज़ में है, उनका जो मानसिक विकास जो है उन सभी को विकसित करने के अवसर ये प्रदान करती है। यानी कि छात्रों को अभिव्यक्ति करने का इसमें पूरा अवसर मिलता है, रचनात्मक कार्य वो इसके द्वारा कर सकते हैं। तो ये इसकी बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। इसके अलावा इस विधि की एक विशेषता यह है कि यह प्रायोजना विधि जो है वो छात्रों में धैर्यता का गुण विकसित करती है। धैर्यता का गुण कैसे विकसित करती है, क्योंकि छात्रों में जब कोई छात्र जब कोई योजना पर कार्य करते हैं, किसी योजना को बनाते हैं, तो उस योजना को ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार में योजना बनाई और वो योजना एक बार में ही सफल हो गई। उस योजना को बनाने के लिए उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार वो बहुत सारी उनसे गलतियां भी होती हैं और गलतियों में वो बार बार अपना सुधार करते हैं, तब जाकर वो किसी काम में सफल हो पाते हैं। तो इस तरह से यानी कि सफल होने के लिए वो अपने आप में क्या रखते हैं, धैर्य रखते हैं। यानी कि धैर्यता का गुण इसके विधि के द्वारा छात्रों में विकसित होता है। इसके अलावा उत्तरदायित्व की भावना उनमें विकसित होती है। यानी कि योजना को पूरा करने के लिए जो कार्य उन्हें सौंपा गया था, जिस कार्य के लिए उन्हें प्रेरित किया गया था करने के लिए, उस कार्य को वो पूरे अपने मनोयोग से करते हैं और जिससे उनमें क्या है, उत्तरदायित्व की भावना विकसित हुई है। यानी कि अपने कार्य को किस तरह से अच्छी तरह से पूर्ण कर सकते हैं, इस तरह की उत्तरदायित्व की भावना छात्रों में विकसित होती है। इसके अलावा छात्रों में आत्मविश्वास का गुण भी विकसित होता है। जब छात्र किसी कार्य को स्वयं करता है तो उसकी जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ स्वयं देखता है, स्वयं उससे संबंधित निष्कर्ष निकालता है, स्वयं उससे संबंधित निर्णय करता है, तो छात्र में एक अपना कॉन्फिडेंस जागृत होता है, उनमें आत्मविश्वास की भावना भी विकसित होती है। इसके अलावा प्रायोजना विधि जो है वो करके सीखने यानी स्वयं करके सीखने को मिल रहा है छात्र को, और अनुभव द्वारा यानी कि उसको नए नए अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ ही खोज विधि यानी कि नई नई चीज़ों को उसे खोज करने की, नई नई चीज़ों को ढूंढने के लिए उसको ज़रूरत पड़ रही है। तो तीनों चीज़ें इस विधि में छात्र एक साथ करता है। कौन कौन सी, करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना और खोज विधि द्वारा सीखना, ये तीनों चीज़ें छात्र को एक साथ उसमें करने को मिलती हैं। इसके अलावा ये विधि जो है, जो सभी विषय हैं उनकी, यानी कि जैसे अपन केमिस्ट्री की बात करें या फिजिक्स की बात करें, तो जो एक दूसरे का जो रिलेशन है, एक विषय दूसरे विषय से किस तरह से संबंधित है, इस पर भी निर्भरता दर्शाती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक विषय जो है वो अपने आप में परिपूर्ण है, उसको दूसरे विषय के साथ भी निर्भरता उसमें होती है। यानी कि फिजिक्स में केमिस्ट्री के चीज़ें भी अपन देखने को मिल सकती है और केमिस्ट्री में फिजिक्स की चीज़ें भी अपन को देखने को मिलती हैं। तो जो शिक्षण विषय जो है वो एक दूसरे में आपस में क्या है, उनमें संबंध है, आपस में उनमें निर्भरता है। तो ये जो विधि है वो इस चीज़ को भी दर्शाती है। इसके अलावा ये इस विधि का सबसे बड़ा जो गुण है वो ये है कि यह विधि छात्रों को जीवन के यथार्थ का अनुभव कराती है। यानी कि जीवन के यथार्थ का अनुभव कैसे कराती है कि जो वास्तविक परिस्थितियाँ, इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि परिस्थितियाँ कैसी हों, वास्तविक हों, जिससे कि छात्र स्वयं रूबरू हो सके। यानी कि छात्रों के सामने जो परिस्थितियाँ हैं उसी के अनुसार वो कार्य कर सकें। तो इसमें ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि परिस्थितियाँ कैसी हों, स्वाभाविक हों, वास्तविक हों। तो ये विधि छात्रों को जीवन के यथार्थ का भी अनुभव कराती है। इससे संबंधित वेलार्ड एक शिक्षा शास्त्री है, उन्होंने ये कहा है कि योजना जो है वो यथार्थ जीवन का एक अंश है, और है ही, योजना एक यथार्थ जीवन का एक अंश है जो कि छात्रों को विद्यालय के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये बात हुई प्रायोजना विधि के विशेषता या गुणों की। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं प्रायोजना विधि की कमियों के बारे में। इतनी सारी विशेषताएं होते हुए भी, इतने सारे गुण होते हुए भी प्रायोजना विधि में कुछ कमियां भी हैं। यानी कि हर चीज़ में अच्छाई के साथ साथ थोड़ी बुराई भी होती है। तो यही चीज़ इस प्रायोजना विधि के साथ है। इसमें बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे गुणों को लिए ये अपने में समाहित किए हुए हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं इसमें जो इसको पूरी तरह से सफल नहीं बना सकती हैं। तो वो कमियां कौन कौन सी हैं उनको हम देखेंगे।
तो सबसे बड़ी जो कमी है वो इस विधि की ये है, प्रायोजना विधि के द्वारा शिक्षण में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ये विधि क्या है, बहुत ज़्यादा समय लेती है। इसमें क्यों लेती है समय, क्योंकि इसमें छात्र बार बार गलती करता है, उस गलती को बार बार सुधारने का प्रयास करता है और इसी चीज़ में बहुत सारा समय लगता है। तो ये विधि जो है वो बहुत ज़्यादा समय लेती है, सबसे बड़ी कमी इसकी ये है। दूसरी कमी इसकी ये है कि ये विधि बहुत खर्चीली है। खर्चीली है, क्यों है खर्चीली, क्योंकि इस विधि के द्वारा यानी कि किसी योजना को पूरा करने में बहुत सारे संसाधनों की हमको आवश्यकता पड़ती है। उन संसाधनों को अपन को कैसे कैसे मैनेज करना है, उन संसाधनों को अपन कहाँ से मैनेज करना है, कहाँ से वो अवेलेबल अपन को हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों की इसमें ध्यान आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ये विधि कैसी है, खर्चीली विधि है। यह विधि जो है वो विद्यालय के पाठ्यक्रम को पूरा करने में सक्षम नहीं है। प्रायोजना विधि जो है वो विद्यालय के पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इस विधि के द्वारा अगर पाठ्यक्रम पूरा करने का प्रयास किया जाए तो वो इस विधि के द्वारा अगर पाठ्यक्रम पूरा करने का प्रयास किया जाए तो वो नहीं हो सकता। इसके अलावा ये है कि इस विधि की एक कमी ये भी है कि अगर इस विधि के द्वारा छात्रों को उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है, छात्र उस कार्य में असफल हो जाते हैं, तो असफलता होने पर उनके मन में निराशा का जो डर है वो बना रहता है, जिससे कि छात्रों में निराशा की भावना जागृत हो जाती है। इसके ये है प्रायोजना विधि की कमियां। अब अपन बात करते हैं कि प्रायोजना विधि के उदाहरण कौन कौन से विषय वस्तु के रूप में अपन प्रायोजना विधि को प्रयुक्त कर सकते हैं, कौन कौन से प्रकरण हैं ऐसे जिनमें प्रायोजना विधि को अपन प्रयुक्त कर सकते हैं। तो एक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं पर्यावरण सुधार परियोजना की। पर्यावरण सुधार परियोजना यानी कि कोई भी अपन योजना बना रहे हैं पर्यावरण सुधार से संबंधित, तो उसमें अपन इस योजना को प्रयुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्रयोगशाला के रखरखाव संबंधी योजना, यानी प्रयोगशाला में उपकरणों को कैसे मैनेज करना है, कैसे व्यवस्थित करना है, इससे संबंधित अपन कोई योजना बना सकते हैं, तो इसमें इस विधि का अपन प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन कोई विज्ञान मेले आयोजित कर रहे हैं, विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित कर रहे हैं, विज्ञान सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, तो उन सभी के आयोजन में जो योजना अपन बना रहे हैं तो उसमें भी इस प्रायोजना विधि का अपन प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जीवन उपयोगी वैज्ञानिक उत्पाद जैसे कि साबुन बनाना है, क्रीम बनाना है, पॉलिश बनाना है या फिर चॉक बनाना है, इन सारी चीज़ों में भी अपन योजना विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इनके माध्यम से योजना बनाकर इन प्रोडक्ट का उत्पादन अपन कर सकते हैं। तो ये हैं योजना विधि के उदाहरण। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि योजना विधि में जो कमियां थी उन कमियों को अपन कैसे दूर कर सकते हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं। तो इन कमियों को दूर करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं वो सबसे पहला सुझाव ये है कि योजना जो बनाई जाए, यानी कि योजना जिस चीज़ के लिए अपन बना रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, छात्रों के लिए जीवन उपयोगी होनी चाहिए। छात्रों के लिए जब वो जीवन उपयोगी होगी तो छात्र उसको पूरा करने में अपना पूरा जी जान लगा देंगे, उसको पूरा करने में अपनी भरसक प्रयास करेंगे। तो छात्रों के लिए जीवन उपयोगी होनी चाहिए। इसके लिए यानी इसके लिए सुझाव ये है कि प्रायोजना विधि के लिए पाठ्यक्रम और समय सारणी दोनों में अलग से समय निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि इस विधि के द्वारा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए पाठ्यक्रम में इसके लिए अलग से समय निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे कि इस विधि का प्रयोग किया जा सके। और इसके अलावा जो योजना से संबंधित जो भी संसाधन चाहिए होते हैं उन संसाधनों की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित कराई जानी चाहिए, जिससे कि छात्रों को योजना पूरी करने में संसाधनों की कमी महसूस नहीं हो सके। इसके अलावा एक सुझाव ये है कि योजना संबंधी जो कार्य हैं उनको योजना संबंधी कार्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर संपन्न कराने का प्रशिक्षण छात्रों को देना चाहिए। ठीक है, तो अभी इन सुझावों के साथ ये प्रायोजना विधि से संबंधित टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।